ये कहानी है दिसंबर 1997 की, जब रात के 12 बजे दुनिया की सबसे खतरनाक सीमा पर कुछ हलचल दिखाई दे रही थी। लेकिन ये कोई विदेशी हमला नहीं था, बल्कि वहां से एक 17 साल की लड़की जंगल के रास्ते से भाग रही थी। हालांकि वह जानती थी कि अगर पकड़ी गई तो गोली मार दी जाएगी, लेकिन अगर बच गई तो शायद इस जहन्नुम से आजाद हो जाएगी। और किस्मत से वो जमी हुई नदी पार करके चीन पहुंच गई। अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी की फाइनल हैप्पी एंडिंग हो गई, लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि यह तो बस ट्रेलर है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि 12 साल के बाद वह इसी सीमा को दोबारा पार करती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब इतनी मुश्किल से इतनी डेंजरस प्लेस से निकली थी, तो वह 12 साल बाद आखिर लौटकर क्यों आई? क्या रीजन था उसका फिर से जहन्नुम में आने का? यकीन मानिए, जब आप यह कहानी जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यह केवल एक एस्केप स्टोरी नहीं है, बल्कि यह कहानी है एक ऐसी कंट्री की जिसके सामने अमेरिका तक खुलकर बोलने से पहले कई बार सोचता है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं उत्तर कोरिया से भागने वाली एक लड़की की कहानी। नॉर्थ कोरिया की बात की जाए तो यह दुनिया के कुछ गिने चुने तानाशाही देशों में से एक है, जो 1948 में ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड हुआ था। यहाँ पर किम परिवार की हेरेडिटरी डिक्टेटरशिप चलती है। कोरियन पेनिनसुला पहले एक ही यूनिट था, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद यह नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड हो गया। उत्तर कोरिया के फाउंडर किम इल सुंग थे, उनके बाद किम जोंग इल आए और आज यहाँ किम जोंग उन सत्ता में हैं। हालांकि टेक्निकली यह एक कम्युनिस्ट स्टेट है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल तौर पर देखें तो यह एक हेरेडिटरी डिक्टेटरशिप ही है, क्योंकि यहाँ आज भी ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें सत्ता परिवार के भीतर ही ट्रांसफर्ड होती है, यानी नेता का बेटा ही अगला नेता बनेगा। यहाँ एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जिसके बारे में सुनकर आपको हैरानी होगी। दरअसल यहाँ एक सख्त प्रोपेगेंडा सिस्टम चलता है। इस सिस्टम में हर स्कूल में बच्चों को रोज राष्ट्र और नेता की प्रेज यानी प्रशंसा में गीत गाने होते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि उनका देश दुनिया का सबसे महान देश है और उन्हें बाहरी दुनिया की जरूरत नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आम नागरिकों को बाहरी दुनिया के बारे में सही जानकारी ही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आम लोगों को खुला इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। यही नहीं, इनफैक्ट विदेशी फिल्में और साउथ कोरियन ड्रामा देखना इलीगल है और इसके लिए सख्त सजा हो सकती है। तो अब जरा सोचिए, जब तुलना करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो किसी को सच का पता कैसे चलेगा? यही वजह है कि ऐसा प्रोपेगेंडा इतना प्रभावी हो जाता है। साइकोलॉजी में इसे इंफॉर्मेशन आइसोलेशन कहा जाता है, यानी जब किसी व्यक्ति के पास कोई वैकल्पिक जानकारी या दूसरा दृष्टिकोण ही नहीं होता तो उसे जो बताया जाता है वह उसी पर विश्वास करने लगता है। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग जन्म से ही रेबेलियस नेचर के होते हैं। ली भी ऐसी ही एक लड़की थी जो उस जेल जैसी व्यवस्था से बाहर निकलना चाहती थी। ली की बात करें तो उसका जन्म 1980 के दशक में उत्तर कोरिया के हेसान शहर में हुआ था। उसके पिता सेना में थे और उसकी माँ हाउसवाइफ थी। बिगिनिंग में उसकी लाइफ में सब कुछ सामान्य था। इनफैक्ट ली को भी लगता था कि उसका देश महान है, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि वो कभी नॉर्थ कोरिया की असल हकीकत यानी उसके सिस्टम से रूबरू नहीं हुई थी। दरअसल उत्तर कोरिया में सोंगबुन नाम का एक सिस्टम मौजूद है। सोंगबुन की बात करें तो ये एक पॉलिटिकल लॉयल्टी बेस्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम है, यानी आपके परिवार का बैकग्राउंड कैसा है, क्या वह शासन के प्रति वफादार रहा है या नहीं, उसी आधार पर आपकी जिंदगी तय होती है। अगर आपका परिवार शासन का समर्थक माना जाता है तो आपको बेहतर राशन, एजुकेशन एंड जॉब्स मिलती है। लेकिन अगर आपके परिवार का रिकॉर्ड सस्पिशियस है तो आपको लोअर क्लासेस में डाल दिया जाता है। वहां जीवन बेहद कठिन हो जाता है। ली का परिवार मिडिल टीयर में आता था, इसलिए उसे शुरू में लगता था कि सब कुछ ठीक है। लेकिन सच तो यह है कि अगर आप प्रिविलेज के बबल में हो तो सिस्टम आपको सही लगता है। असली हालत तो उन लोगों से पूछिए जो नीचे के वर्ग में जी रहे होते हैं। समय ठीक ठाक गुजर रहा था, लेकिन 1994 से 1998 के बीच उत्तर कोरिया में भयानक अकाल पड़ा, जिसे आर्डुअस मार्च कहा जाता है। इस अकाल के पीछे कई कारण थे। पहला, सोवियत संघ का डाउनफॉल हो गया था, जिसकी वजह से उत्तर कोरिया को मिलने वाली फाइनेंशियल असिस्टेंस और सब्सिडी बंद हो गई। दूसरा, देश में बाढ़ और नेचुरल डिजास्टर्स आईं, जिससे खेती बर्बाद हो गई। तीसरा, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और मिलिट्री फर्स्ट पॉलिसी के कारण रिसोर्सेज का बड़ा हिस्सा सेना को जाता रहा। इस अकाल में अनुमानित 6 लाख से लेकर 20 लाख तक लोगों की मौत होने की बात वेरियस सोर्सेस में कही जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उत्तर कोरिया का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑलमोस्ट डिमोलिश्ड हो गया था। आम लोगों को राशन मिलना बंद हो गया, लेकिन एलिट क्लास और सत्ता के करीब लोगों को सब कुछ मिलता रहा। यह किसी भी डिक्टेटरशिप की खासियत होती है कि रिसोर्सेज की कमी के समय भी सेंटर पावर को सिक्योर रखा जाता है
और यकीन मानिए अकाली वह समय था जब ली ने अपने देश की एक अलग तस्वीर देखी। सड़कों पर भूखे लोग दिखाई देते थे, लोग खाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, कुछ जगहों पर लोग अपोज करने की कोशिश करते लेकिन उन्हें तुरंत दबा दिया जाता। डर का माहौल हर जगह था। ली के मन में सवाल उठने लगे, अगर हमारा देश इतना महान है तो लोग भूख से क्यों मर रहे हैं? अगर हम दुनिया के सबसे खुशहाल लोग हैं तो सड़कों पर इतनी बेबसी क्यों है? यही सवाल उसके भीतर रिबेलियन की चिंगारी बन गए। और फिर एक रात, दिसंबर 1997 की वह ठंडी रात जब टेम्परेचर 0 से नीचे था, उसने भागने का फैसला किया। वह जानती थी कि यह मौत और जिंदगी के बीच का फैसला है, लेकिन उसने जोखिम उठाया। उसने ये सब कैसे किया वो भी जानेंगे, मगर सबसे पहले बात करते हैं उस कारण की जिसकी वजह से कोरिया के लोग सवाल तक पूछने से डरते हैं। दरअसल यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट काम करता है जिसको फियर कंडीशनिंग कहा जाता है, क्योंकि जब लोग पनिशमेंट को देखते हैं तो वे सवाल पूछना ही बंद कर देते हैं। नॉर्थ कोरिया में कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन चाहे जो भी हो, ली अब एक गहरी नींद से जाग चुकी थी। इनफैक्ट जब वो केवल 17 साल की थी तभी उसने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। यही वजह थी कि वो यहाँ से भागी, क्योंकि टाइम ने उस इल्यूजन को तोड़ दिया था कि कोरिया महान है। और ये तो आप भी जानते हैं कि जब बेसिक सर्वाइवल खतरे में होता है तो आइडियोलॉजी पीछे छूट जाती है। अब वह भागने का फैसला ले चुकी थी और इसके लिए उसने बॉर्डर की एक लोकेशन चुनी। यह लोकेशन थी यालू नदी। सर्दियों में यह नदी जम जाती है जिससे इसे पैदल पार करना आसान हो जाता है। नॉर्थ कोरिया में बॉर्डर गार्ड्स को शूट टू किल अथॉरिटी होती है, यानी सीमा पर दिखने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना चेतावनी गोली मारी जा सकती है। लेकिन उस रात किस्मत ली के साथ थी, क्योंकि वहां तैनात गार्ड उसके पिता का जान पहचान वाला यानी एक एक्विंटेंस था। डिक्टेटरशिप सिस्टम में कभी कभी पर्सनल रिलेशनशिप्स ऑफिशियल रूल से ऊपर चले जाते हैं। अगर वह गार्ड किसी दूसरी यूनिट से होता तो आज ली जिंदा नहीं होती। उसने गोली भी चलाई और उसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर ली किसी तरह सीमा पार कर चीन पहुंच गई। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि चीन के साथ तो नॉर्थ कोरिया के पहले से ही संबंध बने हुए हैं, तो फिर ली के साथ क्या होने वाला था? हालांकि ली के लिए चीन पहुंचना भी खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि चीन पकड़े गए डिफेक्टर्स को अक्सर वापस नॉर्थ कोरिया भेज देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन आधिकारिक तौर पर नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स को इकोनॉमिक माइग्रेंट्स मानता है, ना कि पॉलिटिकल रिफ्यूजीज। अगर उन्हें राजनीतिक रिफ्यूजी मान लिया जाए तो डिप्लोमेटिक क्राइसिस खड़ा हो सकता है। चीन का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट यही है कि नॉर्थ कोरिया कोलैप्स ना हो और उसके बॉर्डर पर इनस्टेबिलिटी ना फैले। इसी वजह से पकड़े गए डिफेक्टर्स को रिपैट्रिएट कर दिया जाता है, और अगर वे वापस भेज दिए जाएं तो उन्हें सीधे पनिशमेंट कैंप्स में डाल दिया जाता है। ली इसलिए बच गई क्योंकि उसे चाइनीज भाषा आती थी और यही उसकी सबसे बड़ी सर्वाइवल स्किल थी, कोई आइडियोलॉजी नहीं। बस फिर क्या था, 2008 में वह आखिरकार साउथ कोरिया पहुंच गई। वहां एयरपोर्ट पर उतरते ही उसने खुद को डिफेक्टर घोषित कर दिया और तुरंत उसका इंटेरोगेशन शुरू किया गया। दरअसल यह प्रक्रिया इसलिए होती है क्योंकि नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस को यह सुनिश्चित करना होता है कि कहीं नॉर्थ कोरिया के स्पाई फेक डिफेक्टर बनकर अंदर तो नहीं आ रहे। इसके लिए उसके कई तरह के टेस्ट लिए गए। सबसे पहले उसका डायलेक्ट चेक किया गया, फिर जियोग्राफी से जुड़े सवाल पूछे गए और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी ली गई। इसके बाद उसकी साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग हुई। वह हर टेस्ट में पास हो गई। पास होने के बाद उसे सिटीजनशिप मिल जाती है। साउथ कोरिया डिफेक्टर्स को हाउसिंग सपोर्ट, एजुकेशन और फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है, लेकिन इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान नहीं होता। कल्चर शॉक बहुत बड़ा होता है। फिर भी ली ने धीरे धीरे खुद को संभाल लिया। 2009 में नॉर्थ कोरिया की अथॉरिटीज को पता चला कि ली अपनी फैमिली को पैसे भेज रही है। तब कलेक्टिव पनिशमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया। डिक्टेटरशिप में अक्सर सजा सिर्फ व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरी फैमिली को दी जाती है। अब ली के सामने दो ही रास्ते थे, या तो खुद सुरक्षित रहे या फिर वापस जाकर अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करे। वह फिर चीन गई। उसने एजेंट को पैसे दिए ताकि उसकी माँ और भाई बॉर्डर क्रॉस कर सके। आखिरकार ऐसा ही हुआ। वो बॉर्डर पार कर गए, लेकिन खतरा अभी भी बाकी था। दरअसल वे लोग कुनमिंग लाओस के रास्ते जा रहे थे। रास्ते में उनकी बस को रोक लिया गया। आईडी चेक की गई, लैंग्वेज वेरिफिकेशन हुआ। उसकी माँ जानती थी कि अगर वह बोलेगी तो पकड़ी जाएगी। ली ने तुरंत कहा कि उसकी माँ गूंगी और बहरी है। दरअसल एक इम्प्रोवाइजेशन था। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर्वाइवल सिचुएशन में भी ली की डिसीजन मेकिंग की स्पीड काफी शानदार थी। इसके बाद वे लोग आगे बढ़ते हुए लाओस पहुंचे और आखिरकार साउथ कोरिया एम्बेसी में पहुंचने के बाद फाइनली सेफ हो गए। लेकिन अब सवाल उठता है, कितनी खतरनाक परिस्थितियों के बावजूद नॉर्थ कोरिया आखिर टिका कैसे हुआ है? असल में इसके एक दो नहीं बल्कि कई कारण हैं। इंफॉर्मेशन कंट्रोल, फियर, एलीट लॉयल्टी, चीन का सपोर्ट
और न्यूक्लियर डिटरेंस जैसे फैक्टर्स मिलकर उस सिस्टम को स्थिर बनाए रखते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग सवाल नहीं उठाते और डिक्टेटर के बनाए रूल्स को मानने पर मजबूर रहते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं और इसी कारण डिफेक्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे रिफ्यूजी क्राइसिस और रीजनल इनस्टेबिलिटी का खतरा पैदा हो सकता है। जहां तक ली की बात है, उसकी कहानी हमें दिखाती है कि इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात में भी रास्ता निकाल सकता है। वह जानती थी कि उसका जिंदा रहना भी उसके परिवार के लिए खतरा बन सकता है, फिर भी उसने जोखिम उठाया। ली की कहानी इंस्पायरेशनल जरूर है, लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि समस्या सिर्फ एक डिक्टेटर है या पूरा सिस्टम ही खराब है। तो ये थी ली की कहानी। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।